प्रिय विद्यार्थियों, हम आधुनिक विश्व के इतिहास के एक महान व्यक्तित्व नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके प्रथम भाग में हमने देखा कि किस प्रकार एक साधारण सैनिक से नेपोलियन एक कौंसल के पद तक जा पहुंचा। 1799 में नेपोलियन ने कौंसल के रूप में सत्ता अधिग्रहण की और उसने एक नया संविधान बनाया। इस नए संविधान की कार्यपालिका में उसने 3 कौंसल्स का प्रावधान किया। इन तीनों कौंसल्स के जो नाम थे वो भी उसने संविधान में दिए, जो हम पढ़ चुके हैं, नेपोलियन, सीए और ड्यूके। प्रथम कौंसल इसमें नेपोलियन था, जो 10 वर्ष के लिए बना था। उसके बाद चुनाव होने वाले थे, लेकिन कुछ ही समय बाद नेपोलियन ने अपने संविधान में कुछ परिवर्तन किए और प्रथम कौंसल को 10 वर्ष के स्थान पर जीवन भर के लिए बना दिया। ये थी कार्यपालिका। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका की। वो उसने 4 सदनात्मक बनाई। एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी, दूसरी ट्रिब्यूनेट, लेजिस्लेटिव बॉडी तथा सीनेट। ये चारों जो सदन थे उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। वास्तव में देखा जाए यदि इनकी शक्तियों के बारे में, तो किसी भी सदन के पास कोई भी शक्ति नहीं थी। हर सदन केवल वही कार्य कर सकता था जिसकी अनुमति उसे प्रथम कौंसिल द्वारा दी जाए। यदि मान लीजिए ये 4 सदन मिलकर कोई बिल पारित कर भी देते हैं, तो भी वो तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक कि प्रथम कौंसिल उसे अनुमति न दे दे। इस प्रकार वास्तव में सारी शक्तियां, चाहे वो कार्यपालिका शक्तियां हो या विधायी शक्तियां हो, सब नेपोलियन के पास ही थी। एक अति केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया नेपोलियन ने। क्रांति के द्वारा जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, उसको उसने अस्वीकार कर दिया। स्थानीय शासन को खत्म कर दिया, यानी छोटी से छोटी जो बात थी उसके लिए भी अनुमति प्रथम कौंसिल के द्वारा ही लेनी होती थी। इसके अतिरिक्त उसने अपने समर्थकों का एक कृत्रिम कुलीन वर्ग बनाया। विशेषाधिकार तो समाप्त हो चुके थे, कुलीन वर्ग समाप्त हो चुका था, तो एक उसने आर्टिफिशियल कुलीन वर्ग बनाया और उनको राष्ट्रीय सम्मान के रूप में उनको उपाधि देने लगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब नेपोलियन के सामने 2 समस्याएं थी। क्या कौंसिल तो वो बन गया, 2 समस्याएं कौन सी थी? एक थी फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था को ठीक करना, उसे सुव्यवस्थित करना, और दूसरी समस्या थी वो जो यूरोपीय गठबंधन, जो द्वितीय गठबंधन बन चुका था, उससे मुक्ति पाना, फ्रांस को उससे बचाना। हम पढ़ चुके हैं कि जब मिस्र पर आक्रमण में नेपोलियन की हार हुई और उसके बाद वो वापस फ्रांस लौट रहा था, तो पीछे से इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रिया ने और रूस ने मिलकर द्वितीय गठबंधन का निर्माण कर लिया था। अब कौंसिल बनने के बाद नेपोलियन को इस गठबंधन को तोड़ना आवश्यक हो गया था। अब उसने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और ये जो गठबंधन बना था, इसमें से रूस को कुछ लालच देकर कूटनीतिक रूप से तटस्थ बना लिया। फिर 1800 ईस्वी में उसने पुनः आल्प्स पर्वत को पार किया और ऑस्ट्रिया को पुनः पराजित किया, और अब उसके साथ लुनेविले की संधि की, जिसके द्वारा उसने कैंपो फोर्मियो की संधि, हमने पढ़ा था 1796-97 में उसने की थी, उस कैंपो फोर्मियो की संधि को पुनर्जीवित कर लिया। अब इस गठबंधन में फिर इंग्लैंड बचा था। इस समय जो स्थिति थी, लगभग 9 वर्ष हो चुके थे और फ्रांस और इंग्लैंड निरंतर युद्धों में रत रहकर आ रहे थे। दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड का जो व्यापारी वर्ग था वो व्यापार नहीं कर पा रहा था।
इस अव्यवस्था के चलते हुए। तो वो सरकार पर ये दबाव डाल रहा था कि शांति स्थापित होनी चाहिए ताकि वो व्यापार कर सके। और दूसरी ओर नेपोलियन भी ये चाहता था कि विदेशी शक्तियों से हम सुरक्षित हो जाएं ताकि फ्रांस में वो सुव्यवस्था स्थापित कर सके। तो दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते थे, जिसका परिणाम हुआ 1802 में दोनों के मध्य अमेन्स की संधि हुई और इसके द्वारा इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता दे दी। अब बात करते हैं हम नेपोलियन द्वारा फ्रांस में जो आंतरिक सुधार किए गए उनके बारे में। सबसे पहले लेते हैं हम आर्थिक सुधार। आपको ध्यान होगा कि फ्रांस की क्रांति के कारणों के मूल में अर्थव्यवस्था की खराबी ही थी। अभी तक इन 10 वर्षों में इतनी सरकारें बदली, इतने प्रयास किए गए, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी ठीक नहीं हो पाई थी। तो नेपोलियन ने इस ओर ध्यान दिया और सबसे पहले उसने करों में सुधार किया। कर एकत्र करने के लिए उसने बहुत ही एक सरल और एक रूप, एक सी केंद्रीकृत कर प्रणाली जो है वो उसने लागू की। पहले क्या होता था, जो क्षेत्रीय अधिकारी होते थे उनके द्वारा कर वसूले जाते थे, लेकिन अब उसने केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की जो कर वसूलने वाले थे, और साथ ही साथ कर की वसूली सख्त कर दी गई, सभी को कर देना अनिवार्य था। दूसरा काम उसने किया कि जो प्रशासनिक खर्चे थे, सरकारी जो खर्चे थे, उनमें उसने मितव्ययता बरतने के लिए कहा। सभी अधिकारियों को इस बात की तायीद कर दी गई कि वो बेफिजूल खर्ची न करें। सेना का जो व्यय था वो विजित राष्ट्रों पर थोपा गया। जहां भी युद्ध करता था नेपोलियन और जब जीतता था तो अपनी सेना का सारा खर्चा उस हारे हुए राष्ट्र से लेता था, ताकि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इन युद्धों का भार न पड़े। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने एक बैंक की स्थापना की, जो बैंक ऑफ फ्रांस था, जो 1800 में स्थापित हुआ था और आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद है। इसके अतिरिक्त घूसखोरी, सट्टेबाजी, इन पर उसने नियंत्रण लगाया, योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की, उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया। तरह तरह के विषय ऐसे खोले गए जो कि व्यवसाय बढ़ाने के अंदर सहायक हो सकते हैं, और इसके साथ साथ सड़कों, पुलों आदि का निर्माण किया गया ताकि जो व्यापार है वो सुचारू रूप से संपूर्ण फ्रांस में हो सके। इसके अतिरिक्त उसने कृषि के विकास पर भी ध्यान दिया और जो दलदली और बंजर भूमि थी उसे भी उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक सुधार की। आपको ध्यान होगा, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो राष्ट्रीय महासभा द्वारा पादरियों के लिए भी एक संविधान बनाया गया था, जिसमें पोप से फ्रांस के चर्च को अलग कर लिया गया था और पादरियों को फ्रांस के उस संविधान की शपथ लेना अनिवार्य था। इस बात से पोप बहुत नाराज हो गया था और उसका प्रभाव ये पड़ा था कि जो फ्रांस की जनता थी उनमें से कुछ लोग इस कारण क्रांति के विरुद्ध भी हो गए थे। पादरी वर्ग भी विरुद्ध हो गया था। इस बात को देखते हुए नेपोलियन ने पोप के साथ 1801 में एक धार्मिक समझौता किया, जिसे कॉनकॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्रांति काल में जो राज्य के विरोधी बन गया था पोप, उसे और कैथोलिक चर्च को पुनः राज्य के अंग के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। वापस पोप को महत्व दे दिया गया, कैथोलिक चर्च को वापस महत्व दे दिया गया। जो पादरी फ्रांस को छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस आने की सुविधा दी गई और ये कहा गया कि उनके निवास का प्रबंध कर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, नेपोलियन ने उन्हें ये नहीं कहा कि जब वो आएंगे तो चर्च की जो संपत्ति वो छोड़ के गए थे वो उन्हें दे दी जाएगी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो उन्हें रहने की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पोप ने क्या किया? पोप ने क्रांति के दौरान जो
सरकारों द्वारा चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, उस पर अपना दावा छोड़ दिया और बदले में कैथोलिक धर्म को राज्य की बहुसंख्यक जनता का धर्म स्वीकार किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पोप ने तो क्या चीज छोड़ी कि जो चर्च की संपत्ति जब्त हो चुकी है सरकार द्वारा, ठीक है, वो हम नहीं मांगेंगे। और बदले में नेपोलियन ने क्या दिया? नेपोलियन ने कहा कि जो राज्य की बहुसंख्यक जनता है उसका धर्म कैथोलिक धर्म मान लिया जाएगा, यानी कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त पादरी वर्ग की नियुक्ति और वेतन राज्य द्वारा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जो दीक्षा दी जाती है वो पोप के द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ देखिए कि पादरी वर्ग को नियुक्त कौन कर रहा है? सरकार नियुक्त कर रही है, यानी वो नियुक्त ही ऐसे व्यक्तियों को करेगी जो फ्रांस के गणतंत्र को मान देते होंगे। साथ ही साथ चूंकि वेतन भी राज्य सरकार ही देगी, इसलिए पादरी जो है वो ऑटोमेटिकली ही राज्य के स्वामी भक्त रहेंगे। लेकिन पोप को कैसे खुश किया गया कि भाई जब हम इनको नियुक्ति देंगे तो जो दीक्षा है वो आप दे देंगे, यानी उस पोप को महत्व दे दिया गया। इसके अतिरिक्त वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो नेशनल कन्वेंशन के द्वारा खत्म कर दिया गया था, नया कैलेंडर बनाया गया था, उसको खत्म कर दिया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर को फिर से लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं हम समाज में नेपोलियन ने क्या सुधार किए। सबसे पहली बात उसने कहा कि क्रांति काल में जो कृषकों को भूमि मिल गई थी उस पर उन्हीं का स्वामित्व रहेगा। को ध्यान होगा, सामंतों की भूमि छीन ली गई थी, चर्च की भूमि संपत्ति जब्त कर ली गई थी। उनमें से कुछ भूमि ऐसे का भाग ऐसा था जो कृषकों ने अपने आधिपत्य में ले लिया था। तो ये कहा गया कि जो भूमि उनके स्वामित्व में आ चुकी है वो उन्हीं के पास रहेगी। मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की गई और इस प्रकार मजदूर भी खुश हो गए। जो बुर्जुआ वर्ग था, यानी जो मध्यम वर्ग था, वो भी एक स्थायी और कार्यकुशल सरकार के बन जाने से अब वो भी प्रसन्न हो गया। कुछ सामंत और पादरी जो लोग क्रांति काल में बाहर चले गए थे, उन्हें कहा गया कि वो वापस आ सकते हैं और वापस आने पर उन्हें रोजगार और सुरक्षा दोनों ही प्रदान की जाएगी। विशेषाधिकार समाप्त हो ही चुके थे क्रांति के दौरान, हम देख रहे हैं सब समान थे, सबको अवसरों की समानता थी। लेकिन नेपोलियन ने ये कहा कि हम सबको समान नहीं कर सकते, गधे और घोड़े दोनों को समान नहीं किया जा सकता। कुछ लोग होते हैं जो विशेष योग्य होते हैं और यदि उन्हें उनकी योग्यता का सम्मान नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो व्यक्ति खराब होने लगते हैं। और इस बात को देखते हुए उसने एक प्रतिष्ठा मंडल का निर्माण किया जिसे लीजन ऑफ ऑनर कहा गया, जिसमें जो व्यक्ति योग्य होते थे या नेपोलियन जिन्हें योग्य समझता था उन्हें विशेष राजकीय उपाधि देकर इस प्रतिष्ठा मंडल का सदस्य बना लेता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रांति का विरोधी कार्य कर रहा है नेपोलियन। हालांकि वो समानता मानता है कि सब में समानता होनी चाहिए, लेकिन एक अलग तरीके का जो ग्रुप है, एक अलग तरीके का जो कुलीन वर्ग है, उसको नेपोलियन बना रहा है। फिर उसने शिक्षा में भी बहुत से सुधार किए। राष्ट्रीय महासभा ने भी इस ओर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कर पाई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को शिक्षा के सभी स्तरों पर, यानी प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, सभी स्तरों पर प्रचलित करने का श्रेय हम नेपोलियन को दे सकते हैं। उसने क्या किया? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, इन 3 वर्गों में शिक्षा का विभाजन कर दिया और एक संस्था बनाई, यूनिवर्सिटी, जिसको ये कहा गया कि वो इन सब शिक्षाओं के अंदर आपस में समन्वय का कार्य देखे। पाठ्यक्रम का भी निर्धारण कर दिया गया कि किस स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, इसकी बात। और जो शिक्षक थे उनके प्रशिक्षण हेतु एक और संस्था की स्थापना की गई जो शिक्षकों का प्रशिक्षण करने वाली थी। राष्ट्रीयता का प्रसार हो, इस पर भी ध्यान दिया गया। और लाइसीज, जिसको हम अर्धसैनिक आवासीय विद्यालय कह सकते हैं, उसकी एक स्थापना की गई 1802 में। और इसके अंतर्गत जो फ्रांस के नागरिक हैं उनके लिए अनिवार्य सैनिक सेवा
इस प्रकार की बात भी शुरू की गई। इसके अतिरिक्त एक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस संस्था बनाई गई, जिसमें अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि नेपोलियन ने इस शिक्षा पद्धति में स्त्री शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, और साथ ही साथ शिक्षा की जिम्मेदारी कई बार उसने चर्च पर ही डाल दी। उसकी जो शिक्षा दी जा रही थी उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें स्वतंत्र चिंतन की भावना आए या वो जिज्ञासु बने, इस तरीके की कोई बात नहीं थी। बल्कि उसके लिए शिक्षा का ध्येय था, एक तो ईसाई धर्म के जो नैतिक सिद्धांत हैं उन पर विश्वास किया जाए, और जो राज्य का प्रमुख है यानी कि नेपोलियन, उसके प्रति स्टूडेंट्स में स्वामी भक्ति बढ़ाई जाए। जो शिक्षक थे उनकी नियुक्ति भी प्रथम कौंसिल द्वारा की जाती थी। और हम देखते हैं कि नेपोलियन ने ये बनाने की कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छा ढांचा उसने तैयार किया था, लेकिन शिक्षकों की हमेशा फ्रांस में कमी रही, जिसका परिणाम ये निकला कि स्कूल्स में चूंकि शिक्षक नहीं होते थे, तो जो छात्र हैं वो स्कूल में एडमिशंस लेने की बजाय जो कैथोलिक चर्च द्वारा स्कूल चलाए जा रहे थे या जो पढ़ाई होती थी, छात्र वहां पर ज्यादा जाने लगे थे। अब बात करते हैं हम नेपोलियन के सबसे महत्वपूर्ण सुधार की, जिसे आप कानूनी सुधार या न्यायिक सुधार की संज्ञा दे सकते हैं। नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड बनाया। इसमें 5 प्रकार की संहिताएं थीं, यानी कानूनी नियम कानूनों की किताबें थीं, जैसे दीवानी संहिता थी, और दीवानी दंड प्रक्रिया थी, आपराधिक दंड प्रक्रिया थी, दंड विधान और व्यापारिक संहिता थी, जिसमें कानून की श्रेष्ठता स्थापित की गई और कानून के समक्ष सब समान हैं, ये बात रखी गई। दरअसल कानून फ्रांस के लिए कानूनों की एकरूपता पर राष्ट्रीय महासभा ने भी बहुत सोचा था, और उसने भी इस बात का प्रयास किया था कि वो फ्रांस के लिए कानून बना ले। लेकिन अपना जो उनका काम था संविधान बनाने का, उसको बनाने के अंदर उन्हें इतना वक्त नहीं मिल पाया कि वो फ्रांस के लिए एक लिखित विधि संहिता तैयार कर सके। और फिर उसके बाद तो सरकारें जो आई वो एक के बाद एक बदलती ही रही। तो नेपोलियन ने इस बात के महत्व को समझा और उसने एक विधि संहिता का निर्माण करवाया। इस विधि संहिता में परिवार, समाज, व्यक्ति, इन सब के अनुशासन की बात की गई। स्पेशली पारिवारिक अनुशासन के बारे में नेपोलियन बहुत सख्त था। उसने कहा जो पुरुष है वो परिवार का मुखिया होगा और अपनी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए स्वतंत्र होगा। जो स्त्री है उसे पुरुष, और जो संतान है उन्हें अपने पिता के अधीन रहना होगा। नेपोलियन पिता को बहुत ज्यादा अधिकार देता है, अपने बच्चों को दंड देने का अधिकार भी पिता को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त जो सिविल विवाह है, कोर्ट में जो विवाह है, उन्हें मान्यता दी गई तथा तलाक के नियम कठोर कर दिए गए। हालांकि तलाक को अनुमति दी गई कि कुछ विविध परिस्थितियां हैं जिसमें तलाक दिया तो जा सकता है, तलाक को खत्म नहीं किया। नेपोलियन का जो ये कोड था उसने क्रांति की उपलब्धियों को मजबूत कर दिया। इसके अंदर हमें नागरिक समानता संबंधी नियम मिलते हैं, धार्मिक प्रभाव से मुक्त कानून मिलता है, उत्तराधिकारियों हेतु विरासत की समानता मिलती है। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं हम। अभी इस विधि संहिता से पहले जो चला परंपरा के अनुसार जो कानून चले आ रहे थे, उसमें माना जाता था कि एक पिता की यदि 3 संतानें हैं तो जो ज्येष्ठ संतान है उसको ज्यादा उत्तराधिकार का भाग मिलेगा विरासत का, और बाकियों को कम मिलेगा। इस तरीके से उनमें आपस में असमानता थी विरासत प्राप्त करने में। लेकिन कानून द्वारा नेपोलियन ने विरासत को भी समान रूप से बांटने की घोषणा कर दी, कृषकों को भूस्वामित्व प्रदान कर दिया, और साथ ही साथ जो विशेषाधिकार थे विविध वर्गों के, उनको कानूनी रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया। नेपोलियन स्वयं जानता था कि उसका ये नेपोलियन कोड कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 विजयों में नहीं है, वॉटरलू उनकी स्मृतियों को मिटा देगा। जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकेगा
वह मेरी विधि संहिता है। उसकी इस विधि संहिता के कारण ही इतिहासकारों ने उसे दूसरा जस्टिनियन कहा है। इसके बाद नेपोलियन के द्वारा अन्य बहुत सारे कार्य भी किए गए जो सार्वजनिक महत्व के थे, और उसमें हम देखते हैं जैसे सड़कें बनवाना और पुल बनवाना, जो इमारतें थीं उनकी मरम्मत करना, पेरिस का सौंदर्यकरण करना, ये सब उसने किया। और ये सब करने में उसने जो युद्ध बंदी थे उनको काम में लिया। युद्ध बंदियों के द्वारा ये सारे कार्य कराए गए, तो फ्रांस का कार्य भी हो गया और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। इसके बाद 1804 में नेपोलियन को लगा कि आजीवन कौंसल के पद पर रहना भी अच्छा नहीं है, उससे भी कुछ और आगे जाना चाहिए। और उसने 2 दिसंबर 1804 को अपनी फ्रांस के सम्राट के रूप में घोषणा कर दी। एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, सब लोगों को बुलाया गया वहां पे, और नोस्ट्राडामस का जो गिरजाघर है वहां उसका अभिषेक हुआ। जब अभिषेक करने के लिए पोप आए, तो जैसा आप देखते हैं कि जब राज्याभिषेक होता है तो कुल पुरोहित के द्वारा या एक बहुत बड़े ब्राह्मण के द्वारा, और हम देखते हैं ईसाइयों में पोप के द्वारा, जो राजमुकुट है उसको उठाकर राजा के सर पर रखा जाता है। तो नोस्ट्राडामस के गिरजाघर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इससे पहले कि पोप उस मुकुट को उठाते, नेपोलियन ने स्वयं आगे बढ़कर उस मुकुट को अपने सर पर रख लिया। यानी वो प्रतीक रूप में भी ये नहीं चाहता था कि किसी और के द्वारा राजमुकुट उसके सर पर रखा जाए। और अपनी आत्मकथा में वो बोलता है कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया और तलवार की नोक से उठाकर उसे पहन लिया। अब हम जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि नेपोलियन ने सम्राट के रूप में फ्रांस के लिए क्या किया।